फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण समय है कि आपने जो फिजिकल निकाला है वो आपने किस तरीके से निकाला है, आपने किस तरीके से फिजिकल की तैयारी की है या कहाँ तैयारी की है। तो अगर आप बच्चों को कुछ सजेशन देना चाहें उसके लिए तो सर आप वो बता दीजिए। देखो दोस्तों, मैं बात करूँ तो मैं 2016 में फिजिकल में एक राउंड भी दौड़ पाया था और रनिंग में पूरी नहीं कर पाया था। उसके बाद दूसरी बार 2017 में भी मेरे को रनिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। लास्ट में आते आते मेरा अंतिम समय में मेरा समय आने लगा था। उससे पहले मेरा टाइमिंग 3 मिनट से स्टार्ट करा था। मैंने बहुत मेहनत करी रनिंग, जितनी मेहनत मैंने तैयारी में नहीं करी उससे ज़्यादा मेरे को फिजिकल में मेहनत करनी पड़ी। क्योंकि दोस्तों, आप अगर फिजिकल को हल्के में ले रहे हो तो बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि फिजिकल एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है एमपी पुलिस के एग्ज़ाम में। क्योंकि फिजिकल निकालना बहुत ही टफ, मैं यूँ नहीं कहूँगा बहुत टफ है, लेकिन जो व्यक्ति अगर इसमें पहले से इसके लिए तैयार नहीं तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। आपको अगर मैं बात कर रहा हूँ रनिंग की, तो रनिंग ये बात एक दिमाग में बिठा लेना, दिमाग रनिंग पाँव से नहीं होती, दिमाग से होती है। अगर आपने लगा कि आप थक गए तो आप बीच में ही रुक जाओगे। अगर आपके दिमाग ने बोल दिया कि मैं बिल्कुल नहीं थकूँगा और कंटिन्यू में करता जाऊँगा, तो आप फाइनली आप रनिंग को निकाल दोगे। आपको कंटिन्यूसली रनिंग को छोड़ना ही नहीं बिल्कुल। अभी से अगर आपका पेपर में अगर 70 के आसपास नंबर आ रहे तो आपको रनिंग में पूरा 100% फोकस से आपको रनिंग पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में 2-3 नंबर का कुछ पता नहीं चलता, 4-5 नंबर आगे बढ़ भी जाते घट भी जाते। इसलिए आप अगर आपको लग रहा है आप बॉर्डर पे और आपने फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हो और आपको लग रहा है कि मैं बाहर हो जाऊंगा इसलिए मैं फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। नॉर्मलाइजेशन में 4 से 5 नंबर बढ़ते भी है घटते भी, इसलिए आपको उस पर ध्यान नहीं देना और कंटिन्यूसली डेली आपको तैयारी करनी है। या तो एक टाइम सुबह या शाम को आपको रनिंग करनी ही ज़रूरी है। मतलब जितना ज़्यादा ज़रूरी आपका एग्ज़ाम निकालना है उतना ही ज़रूरी आपका फ़िज़िकल निकालना है, क्योंकि फ़िज़िकल हर किसी की बस की भी नहीं है। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा होता है 80-85 नंबर लेके तो आ जाते हैं, लेकिन वो फिज़िकली फिट नहीं होते और उसकी वजह से उनकी जॉब लग नहीं पाती। तो अगर आपके थोड़े से अगर कम मार्क्स भी हैं, बाउंड्री पर भी मार्क्स हैं, तो आप अपने फ़िज़िकल पर भी उतना ही ध्यान दीजिए। क्योंकि जिनके शायद ज़्यादा नंबर आए हैं उनके ज़रूरी नहीं है कि उनका फ़िज़िकल भी उतना ही अच्छा हो, और फिज़िकल पे लोगों को सही में अच्छी ध्यान देना चाहिए। और जैसे कि आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि फ़िज़िकल जो है, जो रनिंग है वो पैरों से नहीं होती, वो दिमाग से होती है। तो अगर आपने सोच लिया है कि आप 800 मीटर दौड़ सकते हैं या आपको दौड़ना ही है तो आप दौड़ेंगे, लेकिन आपने सोचा कि यार मैं एक राउंड के बाद थक गया या आधे राउंड के बाद थक गया, थोड़ा सा स्लो हो जाऊँ, तो आप वाकई जाहिर सी बात है आप फिर वो उस टाइमिंग में आपकी रनिंग नहीं आ पाएगी। अच्छा, रनिंग तो आपने ठीक है, उसके बाद में एक बहुत बड़ा वो रहता है, जो अनफिट लोग रहते हैं जिनका थोड़ा सा वेट ज़्यादा होता है, उनको एक दिक्कत होती है लॉन्ग जंप के लिए। क्या रनिंग फिर भी उनकी आ जाती है लेकिन लॉन्ग जंप उनकी ठीक से नहीं आ पाती है? अगर उसके लिए अगर आप कोई सजेशन देना चाहें तो सर। लॉन्ग जंप की मैं बात करूं तो अगर आप धीरे धीरे बढ़ती जाती है वो, आपको कंटिन्यूसली डेली आपको ज़्यादा बार नहीं प्रैक्टिस करना। रोज़ फिक्स कर लो कि मेरे को रोज़ 5 बार ही कूदना, 7 बार कूदना, 10 बार कूदना। 10 अगर आपने रोज़ डिसाइड कर लिया कि मैं 10 बार कूदूंगा तो उससे आपको 11 बार बिल्कुल नहीं कूदना। अगर आप ज़्यादा बार कूदने लगोगे तो लॉन्ग जंप में सबसे ज़्यादा अपना लिगामेंट ब्रेक होने के बहुत चांस होते। इसलिए आपको एक निश्चित टारगेट सेट करना और डेली उतना ही कूदना, और धीरे धीरे आपका अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो और अगर 12 फीट भी आप कूदने लग गए तो वहाँ जाके आप निश्चित 13 से क्रॉस कर ही जाओगे। इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, मेन रनिंग होता है। और लॉन्ग जंप अगर आपकी रनिंग क्रॉस होने लग जाएगी तो आप कोई रोक ही नहीं सकता कि आपकी लॉन्ग जंप नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ आपका मोटिवेशन ऐसे हाई हो जाता है और एक हाथ आप ऐसे ज़्यादा कूद ही जाओगे। जी हाँ, तो सर बेसिकली आप शायद इंदौर से हैं या कहीं आसपास से? नहीं, मैं मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में गरोड से हूँ जी। तो जैसे कि आप मंदसौर से हैं, आपने एग्ज़ाम सेंटर तो आपने सिटी भरी होगी, लेकिन फिजिकल के लिए आपको कहाँ बुलाया जाएगा ये कोई कंफर्म नहीं होता, तो आपको कहाँ पर बुलाया गया था सर? तो बात करूँ, मैंने फर्स्ट बार जब एमपी पुलिस की एग्ज़ाम फाइट करी थी 2016 में जी, तो 2016 में मेरे को फिजिकल के लिए जबलपुर का एरिना ग्राउंड है उसमें बुलाया गया था। उसमें मैं फिजिकल को पास नहीं कर पाया था। दूसरी बार जब मैंने एग्जाम निकाली तो मेरे को दूसरी बार फिजिकल में इंदौर सेंटर मिला था, फिजिकल के लिए मिला था। तो मतलब आपने इंदौर में जो है अपना फिजिकल निकाला है। तो सर आप जैसे ही आपने फिजिकल आपने दिया होगा, उसके बाद में मेडिकल के लिए आपको बुलाया गया होगा, तो सर मेडिकल में किस तरीके से आपको ट्रीट किया जाता है लोगों को? क्योंकि एक मन में बहुत भ्रांतियाँ होती हैं कि मेडिकल बहुत कठिन होता है, जिस तरीके से आर्मी में होता है, तो उसमें बड़ा दिक्कत होती है, बच्चों को बड़े टेंशन में रहते हैं। तो फिजिकल में एक्चुअल में जो होता है ईजी होता है, हार्ड होता है या मॉडरेट होता है? तो आप हमें उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि मेडिकल में आपको कैसे ट्रीट किया जाता है।
देखो मैं बात करूँ मेडिकल की तो प्रत्येक ज़िले में अलग अलग मेडिकल होता है, जैसे प्रोसेस सबकी एक जैसी होती है, लेकिन कहीं किस प्रकार से हो रहा, कहीं किस प्रकार से। मैं बात करूँ मेरा मेडिकल की तो एकदम नॉर्मल हुआ। ये सिर्फ मेडिकल में सबसे ज़्यादा विशेष चीज़ पे ध्यान दिया जाता है, एक तो हाइट और उसके बाद सीना। अगर आपका हाइट और सीना सही साइड है तो मैं बताना चाहता हूँ आपको 90% पूरे चांस के आप सिलेक्ट हो जाओगे। उसके बाद आई का भी चेक करते हैं वो भी, उसके बाद चेस्ट नोकनी चेक करते हैं, फ्लैट फुट चेक करते हैं वो, लेकिन सब चीज़ें नॉर्मल रहती। सबसे ज़्यादा इशू रहता है हाइट और चेस्ट का। अगर आपका हाइट और चेस्ट है तो आप निश्चित ही पूरे चांस आप सिलेक्ट हो जाओगे। सर जैसे कि आपको भी सर चश्मा लगा है, तो इसमें कोई सर प्रॉब्लम है क्या सर? ये नहीं, मेरे को कोई ना कभी प्रॉब्लम थी। ये मैंने कुछ ही दिन पहले अभी मोबाइल दिन भर मोबाइल से चलाते रहते तो उसमें मोबाइल से प्रॉब्लम थी, तो नॉर्मल जो आई ट्रांसप्लांट जो किरणें से बचाने के लिए जो ग्लास है ना, वो ग्लास लगवा रखे। अच्छा, मतलब आंखें मतलब नॉर्मल हैं, तो कोई इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। तो सर जैसे कि आपने देखा कि अभी 2017 के बाद में इतने दिन बाद भर्ती आई है, तो कई बच्चों ने क्या है, कई बच्चे जो पुराने लोग थे उन्होंने तैयारी छोड़ दी, क्योंकि वो भी शायद 3-4 साल से तैयारी कर रहे थे, तो उनके लिए 3-4 साल और वेट करना बड़ा मुश्किल था। उसके बाद में जो अभी जो तैयारी कर रहे हैं, जो नए नए लोग होंगे, उनके अंदर मन में थोड़ा सा वो रहता होगा कि फर्स्ट टाइम है हमारा या सेकंड टाइम है, हम इस बार शायद सुनने में आ रहा है कि एग्ज़ाम भी थोड़ा सा कठिन आया है। तो आप फाइनल उनके लिए सजेशन क्या देना चाहेंगे? एक तो पुलिस के लिए कि आपने एग्ज़ाम तो अब दे ही दिया है, फिज़िकल के लिए आपने बता ही दिया है कि वो फिज़िकल के लिए रहे, और आने वाली जो अपकमिंग भर्तियां हैं, जैसे कि हम सुनने में आ रहा है पटवारी आ रही है, एसआई आ रही है, और भी जैसे भर्तियां आ रही हैं, तो वो निराश ना हो अगर इसमें अगर उनके कम नंबर हैं, या अगर मान लीजिए उन कहीं किन्हीं बच्चों का फिज़िकल नहीं निकलता है, तो एक फाइनली एक सजेशन क्या देना चाहेंगे आप, ताकि वो अपने जीवन में लगातार निरंतर अपनी तैयारी को आगे रखें, अगर वो अगर निकालना चाहें तो निकाल सकें उस चीज़ को? देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने की सोच लिया तो आपको धैर्य बना के रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप धैर्य नहीं रख पाओगे तो इसमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार तो अपन तो बात करते हैं अपने मध्य प्रदेश में, तो फिर 1 साल में वैकेंसी क्लियर हो जाती है, लेकिन जैसे कि केंद्र की बात कर रहे हैं, रेलवे वगैरह, इनमें तो इनको लंबा ड्यूरेशन हो जाता है, कई बार 2-2, 3-3 साल लग जाता है। इसलिए आपको इस एग्ज़ाम में आपको धैर्य रखना बहुत ही आवश्यक है। अपन देखते हैं यूपीएससी वालों को पहले से मन में यही बना के आते हमको 4 या 5 साल तैयारी करनी है। हाँ, मैं ऐसी बात नहीं करता हूँ अफवाद वालों की जो एक ही बार में निकल जाते हैं, वो अफवाद रहते हैं जो फर्स्ट टाइम में। मैं यूँ नहीं कहता हूँ कि फर्स्ट बार में नहीं निकल सकते, लेकिन वो बहुत ही कम चांस रहते हैं कि फर्स्ट टाइम में जो उनका परिवार पहले से इस प्रकार से माइंड सेट कर देते हैं उनका, जो वो निकल रहा है। अपन जो एक पिछड़े क्षेत्र से आते हैं, उस क्षेत्र का बच्चा अगर आपको कम से कम 6 महीने 1 साल तो अपन को एग्ज़ाम में क्या पूछ रहा है उसके बाद अपन को पता चलता है। इसलिए अपन को ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना और आराम से धैर्य बना के रखना। धीरे धीरे सब चीज़ें समझने में आने लग जाती है, और जब आपका एक बार एग्ज़ाम निकलने स्टार्ट हो जाते तो फिर लाइन से सारे एग्ज़ाम निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। और बात करना चाहूँगा अपने मध्य प्रदेश की, तो आने वाले समय में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। तो अभी जो दोस्त अगर MP पुलिस में अगर किसी एग्ज़ाम कम भी आए हो तो अपना धैर्य को बिल्कुल नहीं खोए और वापस से 2 गुनी ताकत से तैयारी में बैठ जाए आप, क्योंकि वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। जी, तो सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारी जनता के लिए आपने अपना समय, कीमती समय आपने दिया। और मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, भले ही कांस्टेबल की भले ही नहीं कर रहे हैं, आप एनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपना 100% उस एग्ज़ाम को दीजिए, क्योंकि आपके सामने, आपके आसपास ही आप देखेंगे तो आपको रिज़ल्ट दिखता है, आपको रिज़ल्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं आपकी कमी में, आपके अंदर थोड़ी सी कमी हुई होगी, तो उस कमी को पहचानिए, उस कमी को दूर कीजिए। और आप अपने आसपास देखिए, कई सारे लोग हैं जो कई अच्छे पदों पर हैं, तो आपका जो विज़न है, आप